Hello, everyone. In this particular session, we are going to discuss the analysis of Article 1 of the Indian Constitution. Article 1 of the Indian Constitution deals with two things. Number one, the name of the nation, and number two, the political form or a political nature of the Indian state. What is Article 1? Article 1 is India, that is Bharat, shall be the union of states. सो फर्स्ट थिंग यहाँ पे क्लियर होती है कि इंडिया जो है उसका जो अल्टरनेट नेम है वो भारत रहेगा. सो नेम इज क्लियर. एंड द सेकंड वन इज द नेचर ऑफ आवर पॉलिटी और आवर पॉलिटिकल सिस्टम. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इट इज यूनियन ऑफ स्टेट. सो यू माइट हैव बीन सीन कि यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो दर्शाया गया, वो बोला गया है. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ फेडरेशन. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ फेडरेशन. तो हम डिस्कस करेंगे कि ये फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है, फेडरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट या फिर क्वासी फेडरल ये आपने सुना होगा, या फिर कॉन्फेडरेशन क्या होता है. वो चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. उसको कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्या यहाँ पे कोई क्राइटेरिया है, तो भी जानने की कोशिश करेंगे. देखिए, जब तक आपको ये फेडरेशन वर्ड या फिर फेडरेशन कंसेप्ट समझ में नहीं आएगी, आपको आर्टिकल 1 जो है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा. तो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज़ फेडरेशन. सो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी द्वारा बहुत बार पूछा गया है. एक स्टेटमेंट है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट. मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है या पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती है. इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक फेडरल भी है, फेडरल फीचर्स भी है और यूनिटरी फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं. तो वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये भी डिस्कस करेंगे. जैसे ये आंसर लिखते वक़्त हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फेडरल जो होता है टाइम, तो नॉर्मल टाइम में हम फेडरल हमारा कैरेक्टर दिखता है, और जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो हमारा जो फॉर्म ऑफ सिस्टम है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो यूनिटरी में कन्वर्ट होता है. तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं. देखिए, अगर आप पूरे विश्व की पॉलिटिकल सिस्टम का अगर आप एनालिसिस करते हो, तो वहाँ पे 2 टाइप के गवर्नमेंट हमको मिलते हैं. नंबर 1 एक सेंट्रल गवर्नमेंट और नंबर 2 स्टेट गवर्नमेंट. अब यहाँ पे जो होता है, तो फेडरेशन के जो टाइप है, तो हम डिस्कस करेंगे. तो नॉर्मली वो 3 टाइप्स में हम उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं. तो पहला टाइप जो है यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड जो है फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट और थर्ड जो है कॉन्फेडरेशन वाला. तो विद एग्जांपल हम ये समझने की कोशिश करेंगे. देखो, इंडिया की केस जो है थोड़ी सी अलग है. तो वो क्या अलग है, हम वो देखने की कोशिश भी करेंगे. व्हेन वी डिस्कस द फेडरल, यूनिटरी और कॉन्फेडरल गवर्नमेंट, then we will understand why the federation word is not mentioned anywhere in the Indian constitution. ये बात हमेशा ध्यान में रखना. Whereas instead of federation we have used the word union of state. तो उसमें क्या डिफरेंस है वो भी हम देखते हैं. तो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक चार्ट दिया गया. इस चार्ट में आप देख सकोगे कि कुछ क्राइटेरियाज होते हैं. On the basis of that criterias, on the basis of that parameters, we can categorize कि कौन से देश की गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल सिस्टम कैसी है, वो देखने की कोशिश करेंगे. तो बेसिकली जब भी आपको सवाल पूछा जाता है फेडरेशन के ऊपर या फिर कॉन्फेडरेशन के ऊपर, यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, तो आपको ये 4 पैरामीटर्स ध्यान में रखने होंगे. सो ये पैरामीटर्स क्या है? नंबर 1, उस देश में सेंटर की क्या पोजीशन है? उस देश में पोजीशन ऑफ स्टेट क्या है? फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है या फिर बेसिक लॉ जो है या फिर सुप्रीम लॉ जो है, वो अमेंड कौन करता है? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगा? एट द सेम टाइम रिसाइडरी पावर किसके पास रखी हुई है? सो ऑन द बेसिस ऑफ these 4 parameters, we can categorize the political system into 3 कैटेगरी. उसमें हमने बोला है कि पहला तो फेडरल है, दूसरा कॉन्फेडरल है और तीसरा यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट. ओके. तो फेडरेशन का सबसे बेसिक मतलब आपको ये समझना है कि फेडरेशन इज नथिंग बट दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहाँ होता है?
तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, तो ही फेडरेटिव यूनिट है। सो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर द फेडरेटिव यूनिट्स। अगर आप एक्वायर टेरिटरी, जैसे हम एटीज बोलते हैं, या फिर यूटीज जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, सो दीज आर डायरेक्टली कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो एक्वायर टेरिटरीज एंड यूनियन टेरिटरीज, these are not the part of federatic units. ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच ही होगा। तो अभी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंटर एंड पोजीशन ऑफ स्टेट अगर आप देखोगे, तो इक्वल पोजीशन है दोनों की। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसए में 50 स्टेट्स है। तो 50 स्टेट जो है, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ अमेरिका, ग्रेट रिवॉल्यूशन इन अमेरिका इन 1776। दे 50 स्टेट्स गॉट फ्रीडम फ्रॉम द यूरोपियन पावर्स एंड मेनली फ्रॉम द ब्रिटेन। तो उन्होंने क्या किया कि एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट के बेसिस पे उन्होंने अपना एक संघ राज्य या फिर एक पॉलिटिकल सेटअप किया, और उस सेटअप में उन्होंने जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त उन्होंने ये ध्यान में रखा कि सेंटर और स्टेट के पास इक्वल पावर होनी चाहिए। सो यूएसए में जो स्टेट है और जो सेंटर है, उनके पास इक्वल पावर है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अथॉरिटी किसके पास है? तो उन्होंने वो पावर को शेयर किया है, इक्वली शेयर किया है। फेडरेशन का मतलब ही होता है दोस्तों, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है यूएसए में, तो उनका अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड दैट इज़ द वी कैन से यूनिक फीचर इन अमेरिका। सेंट्रल का अलग लॉ है और स्टेट का अलग लॉ है, तो इसीलिए उनके पास इक्वल पावर है। रिसाइडरी पावर जो होती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं करी गई, या स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो रिसाइडरी पावर को भी उन्होंने क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो आपको ये यहाँ पे समझ में आया होगा कि फेडरेशन या फेडरल टाइप ऑफ जो गवर्नमेंट होता है, ये जो पॉलिटी होती है, तो वहाँ पे जो पावर्स होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, राइट? अगर आपको ये समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। If you have any question regarding this, then you can definitely ask me question in the comment box. Okay. Next one is, उसके बाद में हम देखते हैं डायरेक्टली यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जिसे हम एकात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं। तो पर्टिकुलरली इसका एग्जांपल है यूके, यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो वहाँ पे क्या है कि पोजीशन ऑफ सेंटर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जहाँ पे पोजीशन सेंटर की बहुत स्ट्रांग होगी, वहाँ स्टेट की पोजीशन बहुत ही कमज़ोर होगी, वीक होगी। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे उन्होंने अपना स्ट्रांग सेंटर जो है वो बनाया। Okay, the first and the most important thing, that the center government got the much more power than the state government, and hence the center is very strong and the state is very weak in front of the central government. Okay, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है, वो कौन लाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लाएगा। और रिसाइडरी पावर किसके पास रहेगी? वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। अब आप ये बोलोगे कि सर यूके में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे लॉ है क्या? है, वहाँ पे लॉ है। ध्यान में रखना, वहाँ पे रूल्स है, प्रोसीजर्स है, डिक्रीज़ है ना? बहुत सारे ऐसे कानून वहाँ पे है, जो इंडिया में भी है, वो वहाँ पे भी है। बट उन्होंने उन लॉज़ को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला। जैसे अपने यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के केस में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी हमारे यहाँ पे अलग-अलग कानून होते हैं, व्हिच आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो कानून तो हर देश में होते हैं, कोई उसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है, या फिर कोई उसको बेसिक लॉ बोलते हैं, कोई उसको सुप्रीम लॉ बोलते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती है, जहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि देयर आर सम लॉज़ बट दीज़ आर नॉट डिक्लेयर एज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है।
और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और इंग्लैंड का पार्लियामेंट बहुत ही स्ट्रांग होता है। सो अल्टीमेटली द सेंट्रल गवर्नमेंट गॉट द पावर टू अमेंड एनी लॉ। ओके, तो ये बात है। जैसे यूके है, उसके एग्जैक्टली अपोजिट जो है वो कॉन्फेडरेशन, मतलब जो यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके एग्जैक्टली अपोजिट होती है अपना कॉन्फेडरेशन। सो कॉन्फेडरल टाइप ऑफ पॉलिटी जो है गवर्नमेंट है आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फॉर्म में हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं एशियान है, सार्क है, जी20s है ना? तो उसमें होता क्या है कि जो अलग-अलग स्टेट्स है, जो अलग-अलग देश है, कंट्रीज़ है, तो वो क्या, दे केम टुगेदर एंड दे फॉर्म द गवर्नमेंट फॉर द इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली, कल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जिससे उनको बेनिफिट हो सके, है ना? जैसे कि ईयू है ना? यूरोपियन यूनियन जिसे हम बोल सकते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि सच एज़ ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट तो होता नहीं है, लेकिन कुछ नॉमिनल पावर्स दी गई होती है और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनता है यहाँ पे वेरियस कंट्रीज़ का जो मेंबर कंट्री होती है, उनके ही डेलीगेट्स वहाँ पे होते हैं। इसीलिए कॉन्फेडरल टाइप ऑफ पॉलिटी में अगर कोई देश हो जैसे कि फॉर्मल यूएसएसआर, राइट? तो उसमें क्या है, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही वीक होगा। और स्टेट गवर्नमेंट मतलब ये इंडिपेंडेंट नेशंस है, स्टेट है, पॉलिटिकल उनके पास पावर है, तो वो स्ट्रॉन्ग होगी। ओके? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर स्टेट के पास ही होगी और रिसाइडरी पावर जो है, वो भी स्टेट के पास रहेगी। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो ये हमें ध्यान में रखना होगा कि किस टाइप का देश, किस टाइप की पॉलिटी वहाँ पे एग्ज़िस्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस 4 पैरामीटर्स। ओके, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। उसमें हम एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बढ़िया-सा यूनिटरी सिस्टम का एक मैप दिया है, जिसमें नेशनल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और अथॉरिटी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे यूके मैंने देखा, जापान है, स्वीडन है। फेडरल का एग्ज़ाम्पल तो कनाडा है, इंडिया भी है, यहाँ पे भी इंडिया भी आ सकता है। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्ज़ाम्पल है फेडरेशन का। कॉन्फेडरेशन का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, इसे हम बोल सकते हैं, या फिर वेरियस ऑर्गेनाइज़ेशन जो इकोनॉमिकल गेन के लिए उन्होंने एक नॉमिनल सेंटर को बनाया है। तो ये बातें जो है बहुत ही सिंपल है, आसान है, हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अभी यहाँ पे जो वर्ड है, जो जो क्वेश्चन है यहाँ पे, जो बाबा साहब का स्टेटमेंट है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्होंने सिचुएशन को समझा। अगर हमारे यहाँ एक इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तो क्या होगा? जैसे कि हम फेडरल है क्या? तो हम फेडरल है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, राइट? कहाँ पे दिखेगा वो? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। उसके साथ-साथ हमें कॉन्करेंट एक लिस्ट भी बनाई है। जैसे कि हमारे यहाँ एक लिस्ट सिस्टम होती है। 7th शेड्यूल अगर आप देखोगे, तो 7th शेड्यूल में क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में लिस्ट सिस्टम दी गई है, तो सेंटर के पास अपनी पावर होती है, जैसे डिफेंस है, रेवेन्यू कलेक्शन है ना? रेलवे है। स्टेट के पास से फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर है या फिर लॉ एंड ऑर्डर जिसमें पुलिस सिस्टम है। कॉन्करेंट में जैसे दोनों आएँगे, जैसे कि एजुकेशन टाइप ऑफ है। तो ये क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो हम फेडरल है क्या? तो यस, वी आर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। लेकिन अगर आप ये कंपेयर करोगे यूएसए के साथ में, तो यूएसए में इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूट करी हुई है, लेकिन इंडिया के केस में अनइक्वल पावर है। सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और स्टेट के पास कम पावर है। इसका मतलब ये है कि अनइक्वल फेडरल है, मतलब सेंटर की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव है, तो यूनिटरी फीचर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। है ना? इसका एग्ज़ाम्पल से फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल इंडिया सर्विसेज़, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो, यहाँ पे ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज़ है, उसका सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, लेकिन स्टेट के ऊपर कंट्रोल रहता है। जैसे डिफेंस है, आर्मी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है पावर्स बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसी स्टेट उनके कंट्रोल में है, ऐसा नहीं है। ठीक है? ये बात हमेशा ध्यान में रखना, नहीं तो बोलोगे कि सर स्टेट के पास तो कम पावर है, लेकिन पावर है। उनका उनके पास ऑटोनॉमस पावर है, वो अपना गवर्नमेंट खुद चलाते हैं। उनके लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम भी है उनके पास, ओके? तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। फिर ये इमरजेंसी सिचुएशन क्या है? आर्टिकल 350
होगा या फिर 356 होगा या फिर 360 होगा। सो ये इमरजेंसी का चैप्टर है। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर है, प्रेसिडेंट रूल लगता है अलग-अलग स्टेट में या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए कुछ पावर्स कॉन्संट्रेट होनी चाहिए या फिर सिंगल हैंडेड डिसीजन होना चाहिए। इसीलिए स्टेट की पावर ड्यूरिंग दिस इमरजेंसी वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर पूरे डिसीजन अपने आप लेगा। स्टेट को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा। स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ पे उस पर्टिकुलर समय के लिए सस्पेंड किया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो यहाँ पे गवर्नर्स है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उनके थ्रू ये पूरा रूल किया जाएगा। तो जैसे ही ये इमरजेंसी सिचुएशन हट जाएगी, तो ये यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है, तो ये हट जाएगा और फिर नॉर्मल सिचुएशन अगर एस्टेब्लिश होती है, तो फेडरल टाइप ऑफ पॉलिटी जो है, वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो हम फेडरेशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यूनिटरी वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ये दिखाना होगा। लेकिन एक्चुअल अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन ये वर्ड कहीं भी यूज़ नहीं किया गया। तो दोस्तों ये जो था वो आर्टिकल 1 का एक एनालिसिस ही है। आर्टिकल 1 का एनालिसिस मैंने अपने यूट्यूब चैनल विज़डम आईएएस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो या फिर स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करते हो तो विज़डम आईएएस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और वहाँ पे जो हमारे वेरियस कोर्सेज़ है वो कम दाम में या फिर कम फ़ीस में हमने यहाँ पे इंडिया की जो बेस्ट फैकल्टी है, महाराष्ट्र की जो बेस्ट फैकल्टी है अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हो तो, उनको यहाँ पे एनरोल किया गया है। उनका जॉब असाइन किया गया है। तो यू कैन परचेज़ दिस वेरियस कोर्सेज़ डायरेक्टली फ्रॉम आवर वेबसाइट। तो दिल्ली में हमारे जो ऑफ़लाइन क्लासेस है, महाराष्ट्र में जो ऑफ़लाइन क्लासेस है, तो यहाँ पे हमारे नंबर दिए गए हैं, तो उस नंबर पे जाके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच आज के लिए इतना ही और एक नया टॉपिक लाएँगे। ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए और अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए और इस सेशन को लाइक करिए। थैंक यू। टेक केयर।